दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग खंड 7 का आंतरिक सुरक्षा टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यूपी में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच संबंध। समाज का प्रत्येक वर्ग पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं और सम्मानजनक जीवन शैली के साथ अपने जीवन स्तर में सुधार का हकदार है। आवश्यकताओं की अभाव लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करती है। समावेशी विकास आज वैश्विक सरकारों की नीति रही है, किंतु हर राज्य में हमेशा ऐसे ही समूह मिल ही जाते हैं जो खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, क्योंकि वे विकास के प्रयासों से वंचित महसूस करते हैं। ऐसे समूह ही समाज में उग्रवाद जैसी मानसिकता का पोषण करते हैं। उग्रवाद के प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक। सामाजिक आर्थिक कारक। सामाजिक आर्थिक विषमताएं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी उग्रवाद के लिए एक प्रजनन स्थल बना सकती हैं। जब लोग हाशिए पर या अवसरों से वंचित महसूस करते हैं तो वे समाधान या आमूलचूल परिवर्तन का वादा करने वाली अतिवादी विचारधाराओं के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। पहचान की राजनीति। विविध आबादी वाले क्षेत्रों में पहचान की राजनीति उग्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि समुदायों को खतरा या भेदभाव महसूस होता है तो इससे ध्रुवीकरण हो सकता है और चरमपंथी विचारधाराओं का उदय हो सकता है, जो दूसरों पर एक विशेष समूह के हितों को बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारक। शासन, राज्य की नीतियों और प्रभावी संस्थानों की उपस्थिति या अनुपस्थिति सहित राजनीतिक कारक उग्रवाद के प्रसार में योगदान कर सकते हैं। कमजोर शासन, भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों का हनन सरकार में लोगों के विश्वास को कम कर सकता है और उन्हें चरमपंथी विकल्पों की ओर धकेल सकता है। धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव। उत्तर प्रदेश में भी भारत के कई अन्य हिस्सों की तरह धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव के उदाहरण देखे गए हैं। इन तनावों का चरमपंथी समूहों द्वारा घृणा, विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए फायदा उठाया जा सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण अतिवाद के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। शिक्षा और जागरूकता। सहिष्णुता, आलोचनात्मक सोच और बहुलवाद को बढ़ावा देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम तक पहुंच उग्रवाद के प्रसार के प्रतिकार के रूप में कार्य कर सकती है। शिक्षा में निवेश, विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों में व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करके और उन्हें सूचित विकल्प बनाने के लिए सशक्त बनाकर चरमपंथ के मूल कारणों को दूर करने में मदद मिल सकती है। उग्रवाद के प्रसार में विकास की भूमिका। भूमि अलगाव। 40% ग्रामीण परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है या बहुत कम भूमि है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ, खनन, पर्यटन आदि कारणों से सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अलगाव के कारण ये परिवार मजदूर या पट्टे की भूमि पर कृषि कार्य में संलग्न हो जाते हैं, जिससे उन्हें असुरक्षित और शोषित होने की भावना जन्म लेती है, जो इन्हें चरमपंथ की ओर ले जाती है। विस्थापन और पुनर्वास। औद्योगिक परियोजनाओं, खनन परियोजनाओं, बिजली संयंत्रों आदि के कारण लोगों को उनके मूल स्थान, जिससे वे भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहते हैं, से विस्थापित किया जाता है। जनजातीय लोगों को सर्वाधिक विस्थापन का खतरा होता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, उड़ीसा, झारखंड खनिज संसाधनों से समृद्ध हैं।
सामाजिक आर्थिक सीमांतीकरण, आर्थिक असमानता, गरीबी और बुनियादी सेवाओं और अवसरों तक पहुंच की कमी से कुछ समुदायों के बीच हाशिए पर जाने और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। जब व्यक्तियों या समूहों को सामाजिक आर्थिक प्रगति की कमी का अनुभव होता है तो वे अतिवादी विचारधाराओं के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं, जो कट्टरपंथी समाधान का वादा करते हैं या पहचान और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की कमी, खासकर युवाओं में चरमपंथ के प्रसार में एक योगदान कारक हो सकता है। बेरोजगारी या कम बेरोजगारी हताशा, मोह भंग और निराशा की भावना पैदा कर सकती है, जिससे व्यक्तियों को वित्तीय प्रोत्साहन या अपनेपन की भावना प्रदान करने वाले चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। अपर्याप्त शिक्षा और कौशल विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों तक सीमित पहुंच सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा बन सकती है। उचित शिक्षा और कौशल के बिना व्यक्तियों को स्थिर रोजगार हासिल करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह मोह भंग और अलगाव की भावना में योगदान कर सकता है, जिससे उन्हें चरमपंथी विचारों और भर्ती के लिए अति संवेदनशील बना सकता है। असमान विकास, संसाधनों और विकास पहलों का असमान वितरण मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को गहरा कर सकता है और शिकायतों को बढ़ा सकता है। जब कुछ समुदाय विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे या सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में बहिष्कृत या वंचित महसूस करते हैं, तो यह अतिवादी विचारधाराओं के प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं, अन्याय और आक्रोश की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। कमजोर शासन और भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी राज्य संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकती है और विकास पहलों की डिलीवरी में बाधा डाल सकती है। जब समुदाय सरकारी अधिकारियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में भ्रष्ट या अप्रभावी के रूप में देखते हैं तो यह एक शून्य पैदा कर सकता है, जिसका चरमपंथी समूह समर्थन और वैधता हासिल करने के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। वन नीति, ब्रिटिशकालीन वन नीति 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1990, खनन अधिनियम 1952 जैसी अनेक नीतियों ने आदिवासियों को उनके मूलभूत जीवन यापन की सुविधा से वंचित कर दिया और इनके परंपरागत अधिकारों को सीमित कर वनोत्पाद की निर्भरता पर अंकुश लगाया गया है। आदिवासियों के अधिकारों को प्रबंधित करने के परिणाम स्वरूप भूमि तक उनकी पहुंच समाप्त हो गई। बड़े पैमाने पर पाबंदियों ने इनके मध्य चरमपंथी गतिविधियों को जन्म दिया। उग्रवाद के प्रसार को नियंत्रित करने के उपाय, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना, चरमपंथी नेटवर्क और व्यक्तियों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग में सुधार के लिए सामुदायिक पुलिस पहल को लागू करना, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना साझा करना। भूमि संबंधित उपाय, सरकार द्वारा उचित मुआवजा देकर भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तथा पुनर्वास के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाना चाहिए जो उनके भूमि से सांस्कृतिक अलगाव की भावना को जन्म ना दें। बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने में विफलता उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शासन की भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियों में से एक है।
इन क्षेत्रों में लोगों के बीच मानकों की बुनियादी सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आजीविका सुरक्षा, बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन में सहायक और सहायक गतिविधियों को ग्रामीण स्तरों पर गुणवत्ता बुनियादी ढांचे और कुशल बाजार लिंकेज की स्थापना के माध्यम से मजबूत करना चाहिए। चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के बीच बुनियादी सामाजिक सेवाओं को मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि शासन की भेदभावपूर्ण अभिव्यक्तियों को हटाया जा सके। समावेशी शासन और कानून के शासन को बढ़ावा देना, शिकायतों को दूर करने और हाशिए पर होने की भावनाओं को कम करने के लिए लोक प्रशासन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और राज्य संस्थानों में जनता के विश्वास को बढ़ाने के लिए कानून के शासन को मजबूत करना, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश, चरमपंथी विचारधाराओं के खिलाफ महत्वपूर्ण सोच, सहिष्णुता और लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, बेरोजगारी को दूर करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाना और कट्टरता के जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना, सामयिक जुड़ाव और सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना, अंतर धार्मिक पहलों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देना, शांति, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और धार्मिक संस्थानों को सशक्त बनाना, सहायक पुनर्वास और पुनः एकीकरण, कट्टरपंथी या चरमपंथी गतिविधियों में सहायक शामिल व्यक्तियों को परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामाजिक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले व्यापक पुनर्वास और पुनः एकीकरण कार्यक्रम विकसित करना, समुदाय आधारित संगठनों और धार्मिक नेताओं को समाज में पुनः एकीकरण की सुविधा के लिए पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करें। हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदम, आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर आतंकवाद के कृत्यों का मुकाबला करने और उन्हें रोकने के लिए एक आतंकवाद विरोधी दस्ते की स्थापना की है। ATS सूचना एकत्र करने, मामलों को जांच करने और निवारक उपाय करने के लिए खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। विशेष कार्य बल STF, उग्रवाद सहित सुरक्षा संबंधी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष कार्य बल का गठन किया गया है। STF खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, गुप्त अभियान चलाने और चरमपंथी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने पर केंद्रित है। सामुदायिक जुड़ाव, उत्तर प्रदेश सरकार उग्रवाद का मुकाबला करने में सामुदायिक जुड़ाव के महत्व को पहचानती है। इसने समुदाय के नेताओं, धार्मिक हस्तियों और नागरिक समाज संगठनों को शांति, सद्भाव को बढ़ावा देने और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संवाद सत्र, जागरूकता अभियान और इंटरफेथ कार्यक्रम जैसी पहल की गई हैं। सुरक्षा बलों को मजबूत बनाना, सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत सुरक्षा बलों की क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें प्रशिक्षण में सुधार, कर्मियों को आधुनिक तकनीक से लैस करना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना शामिल है। वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना
P1। यह योजना उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 5,362 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना, राज्यों में 5,362 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जिसमें से 5,082 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर लिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त सभी कारक आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चरमपंथ को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक समावेश और समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने के प्रयासों को जोड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में वर्गों के बीच असमानताएं बढ़ी हैं, जो उग्रवाद के लिए उपजाऊ भूमि के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 39 में भारतीय संविधान राज्यों को कुछ हाथों में धन का संग्रहण करने से रोकता है, लेकिन नीति निर्माता अक्सर इसकी अनदेखी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2 आयाम होते हैं: संसाधन संपन्न भारत और संसाधन विहीन भारत। जब हाशिए के समूहों का ध्यान रखा जाएगा तो ये दोनों दुनिया आपस में विलय हो जाएंगी और एक सौहार्दपूर्ण और शांत राज्य का निर्माण करेंगे। मीडिया और संचार की भूमिका और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ। संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाह्य, राज्य और अंतर्राज्यीय सक्रियकों की भूमिका भारत के अनेक राज्यों सहित उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ उनकी संभावित भूमिकाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का अवलोकन किया गया है। बाह्य सक्रियक, साइबर हमले, विदेशी राज्य प्रायोजित हैकिंग समूह या व्यक्तिगत हैकर्स उत्तर प्रदेश में अनधिकृत पहुंच हासिल करने, सेवाओं को बाधित करने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए संचार नेटवर्क, मीडिया संगठनों या सोशल नेटवर्किंग साइटों को लक्षित कर सकते हैं। दुष्प्रचार अभियान, बाह्य सक्रियक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत सूचना अभियान चला सकते हैं, जनता की राय में हेरफेर करने, हिंसा भड़काने या सामाजिक अशांति पैदा करने के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी फैला सकते हैं। उग्रवाद, विदेशी चरमपंथी समूह उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइटों का फायदा उठा सकते हैं, उनकी विचारधाराओं को बढ़ावा दे सकते हैं और आतंकवाद सहित अपने उद्देश्यों के लिए अनुयायियों की भर्ती कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले घनी आबादी वाले राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों का ध्यान आकर्षित करता है। ये समूह हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने या सांप्रदायिक तनाव भड़काने का प्रयास कर सकते हैं। उनकी प्रेरणाएं धार्मिक, अतिवाद से लेकर वैचारिक या राजनीतिक कारणों तक हो सकती है। सीमा पार से घुसपैठ, उत्तर प्रदेश की छिद्रपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा विशेष रूप से नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध गतिविधियों के लिए बाहरी तत्वों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों में तस्करी, मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी या हथियारों की तस्करी शामिल हो सकती है। ऐसी गतिविधियों
कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकती है, आपराधिक नेटवर्क को बढ़ावा दे सकती है और सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकती है। प्रॉक्सी वारफेयर, बाहरी तत्व उत्तर प्रदेश को छद्म युद्ध के लिए एक आधार या युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपने स्वयं के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के भीतर काम करने वाले गैर राज्य अभिनेताओं को समर्थन, संसाधन या प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में अस्थिरता, हिंसा और संघर्ष हो सकता है। राज्य सक्रियक, निगरानी और सेंसरशिप, राज्य के सक्रियक जैसे कि सरकारी एजेंसियां या खुफिया एजेंसियां नागरिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने, असंतोष को दबाने या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संचार नेटवर्क, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की निगरानी कर सकती है। प्रचार, सरकारें प्रचार प्रसार के लिए मीडिया आउटलेट्स का उपयोग कर सकती हैं। सत्तारूढ़ शासन के पक्ष में या विपक्षी समूहों के खिलाफ जनमत को आकार दे सकती हैं। यह समाज के भीतर विभाजन पैदा कर सकता है और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। साइबर जासूसी, राज्य सक्रिय साइबर जासूसी जैसी गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी करने या आंतरिक मामलों पर लाभ उठाने के लिए संचार नेटवर्क या मीडिया संगठनों में घुसपैठ कर सकते हैं। अंतर्राज्य संघर्ष, यदि उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय संघर्षों या विवादों का केंद्र बिंदु बन जाता है तो राज्य सक्रिय अस्थिरता पैदा करने या राज्य के आंतरिक सुरक्षा तंत्र को कमजोर करने के उद्देश्य से गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। इसमें विद्रोही समूहों का समर्थन करना, दुष्प्रचार करना या विध्वंसक गतिविधियों को वित्तपोषित करना शामिल हो सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, निहित राजनीतिक हितों वाले राज्य सक्रियक उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा गतिशीलता में हेरफेर या हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रभावित करना, जांच में बाधा डालना या सुरक्षा कार्यों को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। संसाधन आवंटन, उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा तंत्र पर निर्भरता या नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य के कारक वित्तीय सहायता या बुनियादी ढांचे के विकास जैसे संसाधन आवंटन को प्रभावित या नियंत्रित कर सकते हैं। यह राज्य की सुरक्षा चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राज्यीय सक्रियक, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, पड़ोसी राज्य या क्षेत्रीय शक्तियां उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करने या अस्थिर करने के उद्देश्य से गतिविधियों में संलग्न हो सकती हैं। इसमें अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन करना, विध्वंसक समूहों को वित्तपोषण करना या आतंकवाद को प्रायोजित करना शामिल हो सकता है। सीमा पर साइबर हमले, उत्तर प्रदेश में संचार नेटवर्क, मीडिया आउटलेट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लक्षित करने वाले अंतर्राज्यीय तत्व शासन को बाधित करने, अराजकता पैदा करने या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से समझौता करने के लिए एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में साइबर हमले शुरू कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा चिंताएं, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या तनाव उत्तर प्रदेश में फैल सकता है, आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इन संघर्षों के कारण संचार नेटवर्क या मीडिया कवरेज में व्यवधान तनाव को बढ़ा सकते हैं और हिंसा को बढ़ा सकते हैं। आपराधिक नेटवर्क, अंतर्राज्यीय आपराधिक संगठन संगठित अपराध, तस्करी या जबरन वसूली सहित अवैध गतिविधियों के लिए उत्तर प्रदेश के रणनीतिक स्थान और परिवहन नेटवर्क का फायदा उठा सकते हैं। ये गतिविधियां हिंसा, सामाजिक अशांति और शासन संरचनाओं के विघटन की वृद्धि में योगदान दे सकती है। उग्रवाद और नक्सलवाद,
अंतर्राज्यीय उग्रवादी समूह विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों में सक्रिय उत्तर प्रदेश के भीतर अपना प्रभाव बढ़ाने या आधार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इससे सशस्त्र संघर्ष, सुरक्षा बलों पर हमले और प्रभावित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जातीय धार्मिक तनाव, निहित स्वार्थों के साथ अंतर्राज्य अभिनेता जातीय धार्मिक तनावों को भड़काने या उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूदा दोष रेखाओं का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसका परिणाम सांप्रदायिक हिंसा, दंगे या अंतर समूह संघर्षों में हो सकता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। आंतरिक सुरक्षा में संचार नेटवर्क की भूमिका। संचार नेटवर्क विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और हितधारकों के बीच कुशल सूचना विनिमय, समन्वय और निगरानी की सुविधा प्रदान करके आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके महत्व को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। रियल टाइम सूचना साझाकरण। संचार नेटवर्क कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा हितधारकों के बीच सूचना के त्वरित और निर्बाध प्रसारण को सक्षम बनाता है। यह सुरक्षा खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया को सक्षम करने, महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी, स्थितिजन्य अद्यतन और अलर्ट के त्वरित प्रसार की अनुमति देता है। समन्वय और सहयोग। प्रभावी संचार नेटवर्क सुरक्षा संस्थाओं के बीच समन्वय और सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, आपातकालीन सेवाएं और अन्य सुरक्षा हितधारक समूह सामूहिक रूप से सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए सूचना समन्वय संचालन और पूल संसाधनों को साझा कर सकते हैं। निगरानी। आंतरिक सुरक्षा में सहायता करने वाली निगरानी और निरीक्षण गतिविधियों में संचार नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परस्पर जुड़ी प्रणालियों के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों, संभावित खतरों या आपराधिक व्यवहार के लिए संवेदनशील क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों और संचार चैनलों की निगरानी कर सकती हैं। रियल टाइम निगरानी डेटा को पैटर्न की पहचान करने, स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए साझा और विश्लेषण किया जा सकता है। संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया। संकट के दौरान कुशल संकट प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संचार नेटवर्क महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये नेटवर्क अधिकारियों को जनता के लिए आपातकालीन अलर्ट, निर्देश और निकासी आदेशों को तेजी से प्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं। वे आपातकालीन सेवाओं को अपने प्रयासों को संचार और समन्वय करने की अनुमति देते हैं, जिससे घटनाओं के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। खुफिया जानकारी एकत्र करना और विश्लेषण। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए संचार नेटवर्क आवश्यक चैनलों के रूप में कार्य करता है। सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों के लिए संचार नेटवर्क की निगरानी कर सकती है। आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संचार को बाधित कर सकती हैं और आगे की जांच और निवारक उपायों के लिए मूल्यवान खुफिया जानकारी एकत्र कर सकती हैं। साइबर सुरक्षा और सूचना संरक्षण। जैसे जैसे संचार नेटवर्क विकसित होते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा की भूमिका उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण होती जाती है। अनधिकृत पहुंच, डेटा उल्लंघनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने वाले साइबर खतरों को रोकने के लिए इन नेटवर्कों के माध्यम से प्रेषित संवेदनशील जानकारी की अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। संचार नेटवर्क कुशल सूचना साझाकरण, समन्वय, निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया
खुफिया जानकारी एकत्र करने और महत्वपूर्ण जानकारी की सुरक्षा को सक्षम करके आंतरिक सुरक्षा प्रयासों की रीढ़ बनाते हैं। वे सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देते हैं और देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में योगदान करते हैं। संचार सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। यहाँ कुछ संभावित नकारात्मक पहलू दिए गए हैं। गलत सूचना और अफवाह फैलाना। संचार चैनलों, विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों का तेजी से प्रसार सुरक्षा प्रयासों को कमज़ोर कर सकता है। झूठी या भ्रामक जानकारी से दहशत, भय और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को गलत सूचनाओं के प्रसार का मुकाबला करने और नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए सटीक और सत्यापित जानकारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा के खतरे। डिजिटल संचार पर बढ़ती निर्भरता के साथ उत्तर प्रदेश साइबर सुरक्षा के खतरों के प्रति संवेदनशील है। साइबर अपराधी और हैकर संवेदनशील जानकारी से छेड़छाड़ करने, सेवाओं को बाधित करने या साइबर हमले शुरू करने के लिए संचार नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं। साइबर सुरक्षा उपायों में कमजोरियां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को उजागर कर सकती हैं और आंतरिक सुरक्षा से समझौता कर सकती हैं। समन्वय की चुनौतियां। मजबूत सुरक्षा उपायों के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी संचार और समन्वय आवश्यक है। हालांकि संगठनात्मक पदानुक्रम, नौकरशाही बाधाओं या प्रणालियों के बीच अंतर क्षमता की कमी के कारण चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अक्षम समन्वय से प्रतिक्रियाओं में देरी, सूचना साझा करने में अंतराल और सुरक्षा कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गोपनीयता संबंधी चिंताएं। निगरानी और निरीक्षण उद्देश्यों के लिए संचार तकनीकी का व्यापक उपयोग जनता के बीच गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है। बड़े पैमाने पर निगरानी के उपाय, यदि उचित रूप से विनियमित और न्यायोचित नहीं है, तो व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। गोपनीयता संरक्षण के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करना, सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपराधिक गतिविधियों के लिए संचार भेद्यता। अवैध गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए अपराधियों द्वारा संचार नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। आपराधिक संगठन पहचान और कानून प्रवर्तन प्रयासों से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या अनाम संचार चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए संचार नेटवर्क के आपराधिक उपयोग का मुकाबला करने के लिए उन्नत तकनीकी क्षमताओं और सक्रिय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। चरमपंथी विचारधाराओं का विस्तार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रतिध्वनि कक्ष के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं को फैलने और आकर्षण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। चरमपंथी समूहों द्वारा व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने, सदस्यों की भर्ती करने और विध्वंसक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। चरमपंथी सामग्री की ऑनलाइन निगरानी और मुकाबला आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। इन नकारात्मक प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय, गलत सूचना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान,
प्रभावी समन्वय तंत्र और सुरक्षा और गोपनीयता चिंताओं को संतुलित करने के लिए मजबूत नियम शामिल हैं। इन नकारात्मक पहलुओं को कम करके उत्तर प्रदेश आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संचार प्रौद्योगिकियों की सकारात्मक क्षमता का उपयोग कर सकता है। सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्योंकि सोशल नेटवर्क और ब्लॉग जैसे माध्यम जन जन तक जानकारी फैलाने के लिए शक्तिशाली उपकरण पेश करते हैं, जैसे लंदन के दंगे, ईरान के चुनाव, विकीलीक्स के खुलासे या अरब स्वतंत्रता आंदोलन आदि। आतंकवाद। सोशल मीडिया आतंकवादी संगठनों को अपनी विचारधारा फैलाने में मदद करता है और वे सोशल मीडिया का उपयोग देश के युवाओं के ब्रेन वॉश करने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं, जो अंततः एक असामाजिक तत्व के रूप में समाप्त होता है। आतंकवादी देश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। दंगे भड़काना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा या अफवाहों को साझा करने से देश में एक पूर्ण दंगा होने की संभावना होती है। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए यूट्यूब पर एक छेड़छाड़ किए गए वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। दुष्प्रचार और गलत सूचना का प्रसार। कोई भी गलत सूचना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लोगों के ज्ञान को प्रभावित करती है और संस्थान या सरकारी निकाय पर लोगों के विश्वास को खत्म कर देती है। जनता में दहशत का संचार। वायरल प्रकृति के कारण कोई भी अफवाह जंगल की आग की तरह फैलती है। अगर समय रहते इसे खारिज नहीं किया गया तो लोगों में दहशत पैदा हो सकती है, जिससे उपद्रव आदि हो सकता है। साइबर आतंकवाद। सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साइबर आतंकवाद है। आज आतंकवादी राष्ट्रों के कामकाज और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित करने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में सोशल मीडिया का चयन करते हैं, क्योंकि यह तकनीक संभावित रूप से भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपराधिकता। जैसे जैसे इंटरनेट विस्फोटक रूप से बढ़ रहा है, ऑनलाइन अपराधी कई तरह से धोखाधड़ी की योजना पेश करने की कोशिश करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी वित्तीय और संगठित अपराध में एक बड़ी चुनौती पेश करती है, जो सिस्टम को अस्थिर करती है। यह कंपनी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि कर्मचारी क्या खुलासा कर सकते हैं और वे साइबर अपराधियों के मुख्य निशाने पर हैं। विरोध आंदोलन और क्रांति। दुनिया के कुछ देशों को इस तथ्य से खतरा महसूस होता है कि सोशल मीडिया लोगों को एक साथ ला सकता है और इस तरह एक क्रांति पैदा कर सकता है। यह बदले में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है। पीला आंदोलन, जैस्मिन क्रांति, अम्ब्रेला आंदोलन दूसरों के बीच में। हम भारत में नई मीडिया घटना के विकास को भी देख रहे हैं, जहां पारंपरिक मीडिया यानी कि मुख्य रूप से टेलीविज़न अपने 24 घंटे के समाचार चक्रों को चलाने के लिए सोशल मीडिया पर तेज़ी से भरोसा कर रहा है और सोशल मीडिया के रुझानों के नेतृत्व में सामग्री और कवरेज चुन रहा है, जो कानून और व्यवस्था और सुरक्षा के लिए बहुआयामी निहितार्थ पैदा करता है। हैकर्स लक्षित कंप्यूटर पर हमला करने के लिए पहले से तैयार कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं या उनका उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके वे राष्ट्रीय सुरक्षा को भंग करते हैं और रक्षा या अन्य सामरिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण डेटा चुराते हैं। यह हथियारों और गोला बारूद का उपयोग किए बिना पूरे देश को घुटने टेका सकते हैं। आसान और सुलभ प्रचार मंच।
ISIS प्रचार प्रसार के लिए इस माध्यम का उपयोग कर रहा है, जो इसके लिए सोशल मीडिया पर आतंकवादी समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। यह भी आरोप है कि बांग्लादेशी आतंकवादी ऑनलाइन उपलब्ध घृणित भाषणों से प्रभावित थे। अन्य निहितार्थ साइबर बुलिंग या साइबर अपराध हो सकते हैं, जिसकी चर्चा साइबर सुरक्षा अनुभाग में की गई है। साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग और इसकी रोकथाम के बुनियादी नियम। टाटा कैपिटल द्वारा वित्त पोषित सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुरक्षा फर्म इंडस फेस द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सबसे अधिक साइबर हमले वाले और उल्लंघन किए गए देशों में से एक बन गया है। 2022 की चौथी तिमाही में फर्म द्वारा विश्व स्तर पर पता लगाए गए और अवरुद्ध किए गए 829 मिलियन साइबर हमलों में से 59% के करीब भारत की ओर निर्देशित थे। 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में साइबर अपराध में 63% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश साइबर धोखाधड़ी के मामले में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर था। नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साइबर अपराध पंजीकृत किए गए। रिपोर्ट किए गए साइबर अपराध में अधिकांश मामले फेसबुक, व्हाट्सएप और OLX जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंजाम दिए गए हैं, जिनमें बुजुर्ग सर्वाधिक भेद्य हैं। हालांकि युवा भी इनका शिकार बन रहे हैं। साइबर सुरक्षा क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर सुरक्षा का अर्थ है उपकरण, कंप्यूटर उपकरण, कंप्यूटर संसाधन, संचार उपकरण और उसमें संग्रहित जानकारी को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से सूचना की सुरक्षा करना। साइबर अपराध के तरीके। फिशिंग व्यक्तिगत और वित्तीय जबरन वसूली के लिए ईमेल के माध्यम से किया गया एक कपटपूर्ण प्रयास है। साइबर स्टॉकिंग, किसी को परेशान करने या डराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का बार बार उपयोग करना। पहचान की चोरी, यह एक प्रकार की धोखाधड़ी है जिसमें एक व्यक्ति किसी और के होने का दिखावा करता है और उसके साथ अपराध करता है। रैनसमवेयर, पीड़ित को अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट करने के लिए मांगी गई फिरौती का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। स्पूफिंग, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारा लाभ प्राप्त करने के प्रयास में कुछ और होने का दिखावा करता है और विश्वास जीतकर हमारे सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर डेटा, पैसे आदि की चोरी करता है या मैलवेयर फैलाते हैं। ट्रोजन हॉर्स, यह एक विनाशकारी प्रोग्राम है जो एक वास्तविक अनुप्रयोग की तरह दिखता है। वायरस के विपरीत ट्रोजन हॉर्स खुद को दोहराते नहीं हैं, लेकिन वे उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियम। मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना। उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों और संगठनों को उनके ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत पासवर्ड बनाने और उन्हें कई प्लेटफॉर्मों पर पुनः उपयोग करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करें। पासवर्ड प्रबंधक सुरक्षित पासवर्ड प्रबंधित करने और उत्पन्न करने में सहायता कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA सक्षम करना। 2FA के उपयोग के लिए वकालत करता, जो उपयोगकर्ताओं को उनके पासवर्ड के अलावा एक अस्थायी कोड या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे अतिरिक्त सत्यापन प्रदान करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर की अपडेट रखना।
कमजोरियों को दूर करने और नवीनतम खतरों से बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की नियमित रूप से अपडेट करें। फिशिंग के प्रयासों से सावधान रहना। फिशिंग घोटालों के बारे में निवासियों और संगठनों को शिक्षित करें। उनसे ईमेल खोलते समय संदिग्ध लिंक पर क्लिक करके या ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्क रहने का आग्रह करें। जागरूकता अभियान इस खतरे से निपटने में मदद कर सकते हैं। सुरक्षित वाईफाई नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में वाईफाई नेटवर्क के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन 2FA2 या उच्चतर और अद्वितीय पासवर्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करें ताकि अनधिकृत पहुंच और छिपकर बातें सुनना रोका जा सके। नियमित रूप से डेटा का बैकअप लेना। संभावित साइबर हमलों जैसे रैनसमवेयर के प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने महत्वपूर्ण डेटा को नियमित रूप से बाह्य भंडारण उपकरणों या क्लाउड सेवाओं में बैकअप करने के लिए प्रोत्साहित करें।